सोचिए, एक तरफ एक कातिल है और दूसरी तरफ उसी के शिकार की बेटी। आज हम यही समझेंगे कि कैसे लेखक इन दो किरदारों के जरिए एक ऐसी कहानी बुनते हैं जो सही और गलत के बीच की हर लाइन को धुंधला कर देती है। चलिए इस उलझे हुए रिश्ते की परतों को खोलते हैं। बस 3 शब्द, मैंने उसे मार डाला, और ये सीधी सी बात हमें कहानी के बिल्कुल सेंटर में लाके खड़ा कर देती है। यहीं से दो दुनियाएं टकराती हैं, एक कातिल की और दूसरी उसके शिकार की बेटी की। और यहीं से शुरू होता है एक बहुत ही खतरनाक खेल। तो सबसे पहले मिलते हैं हमारे पहले किरदार से, हेडन से। दिन की रोशनी में वो कानून का रखवाला है, एक प्रोसिक्यूटर। लेकिन रात के अंधेरे में वो खुद ही जज, जूरी और जल्लाद बन जाता है। उसके दिमाग के अंदर आखिर चलता क्या है, आइए समझने की कोशिश करते हैं। हेडन का न्याय करने का तरीका कोई आम तरीका नहीं है। वो एक रस्म की तरह है, एक जान लेना, फिर न्याय का एहसास करना और फिर एक नई शुरुआत। और अजीब बात तो ये है कि उसे असली शांति अपने ही शिकार के अंतिम संस्कार में जाकर मिलती है। ये सिर्फ एक प्रोसेस नहीं है, ये उसकी टूटी हुई सोच का एक प्रतीक है जो हमें उसकी कॉम्प्लेक्स मेंटालिटी की पहली झलक देता है। अब हेडन की नज़रें टिक जाती हैं कैलिस्टा पर। वो देखता है कि अपने पिता की मौत से सबसे ज्यादा टूटने के बावजूद वो दूसरों को सहारा दे रही है। हेडन का शक करने वाला दिमाग इस बात को हजम नहीं कर पाता। उसके लिए ये सब या तो एक नाटक है या फिर कुछ ऐसा जो उसकी समझ से ही बाहर है। और आप कह सकते हैं यहीं से उसके जुनून की शुरुआत होती है। चलिए अब कहानी का दूसरा पहलू देखते हैं। चलते हैं कैलिस्टा की दुनिया में। वो लड़की जिसकी जिंदगी हेडन के एक फैसले ने हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दी। देखिए, एक तरफ तो दुनिया के लिए वो सीनेटर की बेटी है, परफेक्ट, सधी हुई। लेकिन असलियत बिल्कुल अलग है। वो पाए पाए को मोहताज है, एक कॉफी शॉप में काम कर रही है। ये दो तस्वीरें नहीं है, ये कैलिस्टा की टूटी हुई जिंदगी के दो अलग अलग चेहरे हैं। बाहर से मजबूत पर अंदर से पूरी तरह बिखरी हुई। कैलिस्टा के लिए ये सिर्फ उसके पिता की मौत नहीं है, उसने अपना सब कुछ खो दिया है, अपनी सेफ्टी, अपना फ्यूचर, सब कुछ। तो जब पूरा सिस्टम आपको धोखा दे तो कोई क्या करे? कैलिस्टा जवाब ढूंढती है और इसके लिए वो एक प्राइवेट जासूस को हायर करती है, चाहे कीमत कुछ भी हो। और अब आता है कहानी का वो हिस्सा जहां ये दोनों दुनियाएं, हेडन और कैलिस्टा की, एक दूसरे से टकराती हैं। राइटर हमें कभी हेडन के दिमाग में ले जाता है तो कभी कैलिस्टा की आंखों से दुनिया दिखाता है। और इसी तकनीक से एक ही सिचुएशन के दो एकदम अलग मतलब निकलते हैं, जिससे कहानी में एक जबरदस्त साइकोलॉजिकल टेंशन पैदा होता है। मजबूरी कैलिस्टा को एक ऐसी जगह पर ले आती है जहां वो बिल्कुल भी सेफ नहीं है, एक बार। और वहीं जब एक ग्राहक अपनी हदें पार करता है तो उससे बचाने वाला कोई आता है, और वो है हेडन। अब कैलिस्टा के नजरिए से सोचिए, वो तो पूरी तरह कंफ्यूज्ड है। एक तरफ वो आदमी है जिसने उसके पिता की जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश की, और दूसरी तरफ वही आदमी उसे बचा रहा है। उसके नज़र में हेडन का ये वायलेंट एक्शन एक रेस्क्यू है। ये उसकी उलझी हुई भावनाओं को दिखाता है, जहां बचाने वाले और शिकारी के बीच की लाइन धुंधली पड़ जाती है। लेकिन हेडन की दुनिया में बचाव या रेस्क्यू जैसी चीजों की कोई जगह नहीं है। कैलिस्टा को जो बहादुरी लग रही है वो हेडन के लिए सिर्फ पावर का एक ठंडा, कैलकुलेटेड प्रदर्शन है। वो उसका अंगूठा तोड़ देता है और इस एक एक्शन से साफ हो जाता है कि उसके लिए इमोशंस नहीं, सिर्फ कंट्रोल मैटर करता है। तो चलिए अब हेडन के कैरेक्टर की सबसे गहरी परत को समझते हैं, उसका जुनून, जिसे वो प्रोटेक्शन यानी सुरक्षा का नाम देता है। हेडन सुरक्षा के नाम पर क्या क्या करता है? वो कैलिस्टा की जिंदगी पर पूरी तरह कब्जा कर लेता है। उसके ऑफिस के पास उसे नौकरी दिलवाना, रोजाना उसका पीछा करना, उसके जासूस को धमकाना, यहाँ तक कि उसके अपार्टमेंट में छिपे हुए कैमरे लगाना। ये सुरक्षा नहीं है, ये एक जाल है, एक पिंजरा है जो धीरे धीरे और कसता जा रहा है। तो सवाल यही उठता है कि ये सब वाकई में सुरक्षा है या फिर ये सिर्फ कब्जा करने की जिद है? और इसका जवाब हमें खुद हेडन से मिलता है। वो साफ कहता है, तुम मेरी हो, बात खत्म। यहाँ सुरक्षा का जो नकाब था वो पूरी तरह उतर चुका है, और सामने जो है वो है सिर्फ और सिर्फ पोजेशन, कब्जा। देखिए,
कोई भी किरदार हवा में नहीं बनता, उसके पीछे एक अतीत होता है, एक कहानी होती है। तो अब हम देखेंगे कि कैसे राइटर धीरे धीरे अतीत के पन्ने खोलकर इन किरदारों को और भी गहरा और कॉम्प्लेक्स बनाता है। ये टाइमलाइन एक पहेली के टुकड़ों की तरह है, इसे जोड़कर देखते हैं। सबसे पहले एक सेक्रेटरी का मर्डर होता है, फिर हैडन सीनेटर ग्रीन पर इल्जाम लगाता है। इसी बीच कैलिस्टा को ड्रग दिया जाता है, लेकिन सीनेटर बरी हो जाता है और आखिर में हैडन खुद सीनेटर को मार देता है। हर घटना दूसरी से जुड़ी हुई है और ये बताती है कि आज जो हो रहा है उसकी जड़ें अतीत में बहुत गहरी हैं। हैडन के नज़रिए से देखें तो ये कत्ल उसकी मजबूरी थी। उसे लगा कि सिस्टम फेल हो गया है, कानून ने उसे इंसाफ नहीं दिया, तो उसने कानून को अपने हाथों में ले लिया। उसके लिए ये बदला नहीं था, ये वो न्याय था जो कोर्ट नहीं कर सकी। और फिर कहानी में आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। पता चलता है कि जिस ड्रग का इस्तेमाल कैलिस्टा पर हुआ था, ठीक वही ड्रग सेनेटर की सेक्रेटरी की बॉडी में भी मिला था। और अचानक से कैलिस्टा सिर्फ एक विक्टिम की बेटी नहीं रह जाती, वो इस पूरी मिस्ट्री के सेंटर में आ जाती है। तो सवाल ये है कि राइटर इतना कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर बनाता कैसे है? आइए उन तरीकों पर एक नज़र डालते हैं जो इन किरदारों को इतना रियल और ग्रे बनाते हैं। इसमें कई चीजें हैं, जैसे कहानी को दोनों किरदारों के नजरिए से कहना, उनके मन में क्या चल रहा है और वो असल में क्या कर रहे हैं, इसके बीच का फर्क दिखाना। और सबसे बड़ी बात, ड्रामेटिक आयरनी, मतलब हमें यानी पढ़ने वालों को किरदारों से ज्यादा पता होता है। ये सब मिलकर एक ऐसा किरदार बनाते हैं जो न तो पूरी तरह हीरो है न विलन, वो बस इंसानी लगता है। तो सबसे जरूरी बात यही है कि किरदार क्या करते हैं सिर्फ ये कहानी नहीं बनाता। कहानी इस बात से बनती है कि उसे कैसे सुनाया जाता है। यही तरीका उन्हें साइकोलॉजिकल डेप्थ देता है और उन्हें रियल बनाता है। और आखिर में कैलिस्टा का ये सवाल ही पूरी कहानी का सार है, उसने प्यार की जगह जुनून क्यों चुना। ये एक ऐसा सवाल है जो हमें दिखाता है कि कैसे एक इंसान का अपना नज़रिया प्यार जैसी चीज़ को भी एक खतरनाक जुनून में बदल सकता है। तो मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़ता हूँ। कहानी में एक कॉम्प्लेक्स एंटी हीरो और एक ऐसे विलन जिसे कभी माफ नहीं किया जा सकता, इन दोनों के बीच की वो बारीक सी लाइन आखिर कहाँ होती है? हिडन इनमें से कौन है? शायद इसका जवाब कहानी में नहीं बल्कि हमारे अपने नज़रिए में है।